वेलकम टू एग्जामेंटो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी मैं जॉब से रिलेटेड डालता हूं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो वैकेंसी आई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, तो उसके बारे में डिस्कशन है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो वैकेंसी है इसमें अलग अलग पोस्ट है, कुछ टेक्निकल है, कुछ आईटी के लिए पोस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, और कुछ है टेक्निकल में आप इलेक्ट्रिकल, सिविल या आर्किटेक्ट उसका पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर्स का पोस्ट है। तो उसके बारे में डिटेल से हम देखेंगे क्या क्या है वैकेंसी, और नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, पे स्केल कितना है, ठीक है, क्या पोस्ट मिलेगा, क्या सैलरी मिलेगा, एज लिमिट क्या है उसका, फिर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, फॉर्म भरने में आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ेगी या ना पड़ेगी, उसमें आपको वन बाय वन करके देखते हैं तो सबका आंसर आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 23 फरवरी 2024 है। अभी टाइम है, अभी लगभग आपको 5-6 दिन का टाइम है, तो आप आराम से इस फॉर्म को डाल सकते हो। तो डायरेक्ट मैं चलता हूँ किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या सिविल हो तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली मैं उसी के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो डायरेक्ट चलते हैं। पोस्ट नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे, पोस्ट नंबर 16। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ तो सही रहेगा, आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए, जो कि है स्केल 2 ऑफिसर होता है, ठीक है। इसका बेसिक पे लगभग 48,170 है, से स्टार्ट होके 69,810 तक जाता है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हो 19 वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर्स का। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या है, उसका देख लेंगे। पहले आप देख लो कि कितना है। टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए मैनेजर पोस्ट है जो कि 19 वैकेंसी है इसमें। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एम इलेक्ट्रिकल का है दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, और ये लेवल 1 जॉब है, ठीक है, स्केल 1 जिसको बोलते हैं। इसका बेसिक पे कितना है, 36,000। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर का है, इसका भी 2 वैकेंसी है, इसका भी स्केल 1 है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट है, इसका क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और ये भी स्केल 1 है। इसका बेसिक क्या है, 36,000। फिर असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर्स, इसका क्या है, 36,000 बेसिक है, ये भी क्या है, स्केल 1 है, और इसका नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हो कितना है, 30 है। मतलब आप देख रहे हो कि मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर मिला के लगभग 50 वैकेंसी है। इसमें दोस्तों मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर में +2 ईयर एक्सपीरियंस मांगता है। कितना, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, तब आप इस पोस्ट को डाल सकते हो मैनेजर टेक्निकल। लेकिन दोस्तों जो असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर्स है, इसका जो 30 वैकेंसी है, ये आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो आप डाल सकते हो। आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए, नीचे हम देखते हैं। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है, किस में कितना सीट है। तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग किसका, मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर सिविल, आर्किटेक्ट और असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल ऑफिसर्स में एससी का कितना है, 2 सीट है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, और अनरिजर्व का 10 है। टोटल कितना सीट है, 19। सिमिलरली असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में 1 एससी का सीट है और 1 अनरिजर्व का। उसी तरह सिमिलरली असिस्टेंट मैनेजर सिविल में 1 एसटी का है और 1 अनरिजर्व का है। टोटल कितना है, 2 सीट इसमें है। उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं सिविल इंजीनियर हो गया। आर्किटेक्ट का 1 सीट है, किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी में। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, एससी में 4 है, एसटी में 2 है, ओबीसी में 8 सीट है, और ईडब्ल्यूएस में 3 है, और जनरल में कितना है, अनरिजर्व में 13। टोटल कितना सीट है, 30 सीट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो आप आराम से फिल करो, बहुत ही मस्त नौकरी है, ठीक है। तो आपको टेक्निकल वर्क ही करने को मिलेगा। डायरेक्ट चलते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो ये तो आपका स्टार्ट डेट है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 3 फरवरी से ही, और लास्ट क्या है, 23 फरवरी 2024 तक। रात आप कितना बजे तक फॉर्म भर सकते हो, रात 12 बजे तक, ठीक है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
क्राइटेरिया में हम डायरेक्ट चलते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, क्या क्या होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस में। दोस्तों मैं डायरेक्ट पोस्ट कोड 16 से बात करता हूँ, ठीक है। तो आप डायरेक्ट पोस्ट कोड 16 पर चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट कोड क्या है 16। मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर, क्या बोले, SQL to MMGS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज 25 होना चाहिए और मैक्सिमम 35 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप OBC हो तो 3 साल, SC ST हो तो उस तरह से जो भी होता है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है एज क्राइटेरिया का, उससे आपको क्या मिलेगा, एज बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 साल है। क्वालिफिकेशन, एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग, सिविल में डिग्री होना चाहिए। आप अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो फिर भी भर सकते हो, अगर आप मैकेनिकल से हो तो भी भर सकते हो, प्रोडक्शन से हो, मेट्रोलॉजी से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस से हो तब पर भी भर सकते हो। तो ये जितना है दोस्तों, जो भी डिग्री है इसमें से किसी भी कोई भी डिग्री हो, अगर आपके पास ऐसा डिग्री है तो आप मैनेजर टेक्निकल का पोस्ट डाल सकते हो, ठीक है। और मिनिमम कितना मार्क होना चाहिए आपको, बीटेक या बी जो भी है आपका मिनिमम कितना मार्क होना चाहिए, 60% होना चाहिए। अब इसमें दोस्तों जो मेन है यहाँ पे क्या एजेंशियल है और इसका 2 साल का एक्सपीरियंस भी खोज रहा है, कितना, 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड या इन ए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग with exposure in preparing techno-economic feasibility reports of project of medium to large size, handling implementation of a medium to large industry as mandatory, having knowledge of various aspects of setting up industrial unities backward and forward area is desirable। मतलब आपको चाहे कोई भी बैकग्राउंड से हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। किसी भी पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। 2 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, तो आप इस पोस्ट को डाल सकते हो। और एक SQL 2 का पोस्ट है, आप देख सकते हो SQL 2। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इलेक्ट्रिकल मैनेजर की बात, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ जो कि SQL 1 पोस्ट है, मिनिमम एज कितना है, 20 और मैक्सिमम 30 है। क्वालिफिकेशन क्या है, BTech होना चाहिए। किस में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे मांगा है। टेक्निकल में तो जितना भी डिग्री होल्डर होता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सारे मिल के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल भर सकता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो किया है, जिसके पास 60% मार्क है, तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है और इसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अब असिस्टेंट मैनेजर सिविल में भी सिविल की इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए, BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, 60% मिनिमम मार्क होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फिर असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, जिसके पास आर्किटेक्ट की डिग्री है, बैचलर डिग्री है और 60% मार्क के साथ विदाउट एक्सपीरियंस, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट। एक और है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल, टेक्निकल में भी सेम होगा, बस इसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होगी और इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो विदाउट एक्सपीरियंस। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और डिग्री होल्डर है, इंजीनियरिंग है, किसमें, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, केमिकल, ETC, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, ये तो छोड़ दो, तो जो काम की बात है वो मैं काम की बात करता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल का 30 पोस्ट है, इसमें आप डाल सकते हो। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, वो भी डाल सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर सिविल भी डाल सकते हो और इलेक्ट्रिकल भी डाल सकते हो। और टेक्निकल ऑफिसर में क्या क्या होना चाहिए, डिग्री तो होना ही चाहिए आपको किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, कहीं पे भी आप काम करते हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो तब जाकर आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। तो आपको पता चल गया क्या क्या है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इसका जो प्रोसेस है, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, GD होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल, OBC हैं तो 3 साल, अगर आप क्या है PWD हैं तो यहाँ पे 10 ईयर्स का मिलता है, एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर। तो इस तरह से सब है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ प्रोबेशन पीरियड। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा दोस्तों, 2 ईयर का रहेगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर ऑफ एक्टिव सर्विस फ्रॉम डेट ऑफ हिज या हर ज्वाइनिंग द बैंक।
ठीक है। अब इसमें बोल रहा है बॉन्ड है क्या, तो बॉन्ड भी है, सर्विस बॉन्ड भी है, क्या है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एडिमिनिटी बॉन्ड अंडरटेकिंग टू सर्व द बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years या पे टू द बैंक ए सम ऑफ 2.5 लाख 2,50,000 ओनली प्लस अप्लीकेबल टैक्स एज पर द गवर्नमेंट रूल इन केस ही सी लीव्स द बैंक बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 year ऑफ एक्टिव सर्विस। इसका मतलब है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता, अगर आप एक बार बैंक ज्वाइन कर लिए तो आप 3 साल के अंदर आप नहीं छोड़ सकते, मिनिमम 3 साल की सर्विस आपको देना है। अगर 3 साल का सर्विस दे के आप रिजाइन करते हो तो आप आराम से जा सकते हो, लेकिन अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको 2.5 लाख प्लस 18% GST लगभग 3 लाख रुपया दे के वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन कर दिया। लगभग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लगभग सब जगह आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा। बॉन्ड इसलिए दिया जाता है दोस्तों क्योंकि ऐसा होता है कि अगर सिलेक्शन होता है तो ज्वाइन कर लेता है, कंपनी जो खर्चा करता है उसके ऊपर ट्रेनिंग पीरियड में, तो वो सब क्या होता है फिर वो वापस 1 साल बाद 2 साल बाद छोड़ के निकल जाता है। उससे क्या होता है जितने भी कंपनी है या जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक सेक्टर हैं तो उसको क्या होता है, उसे नुकसान होता है। ठीक है, एक तो आपको एक्सपोजर दिया, एक्सपीरियंस दिया, ठीक है, आपने सारा कम सीख के निकल गया वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से, तो इससे क्या होता है नुकसान होता है उसको, इसलिए बॉन्ड रखा जाता है। ठीक है, 3 साल बाद आप छोड़ सकते हो, आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस बोला है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकता है, GD हो सकता है, इफ कंडक्टेड लिख दिया है, या स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड या पर्सनल इंटरव्यू। मतलब क्या क्या, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकता है, GD हो सकता है और पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे दिया है कि किस किस के केस में, तो यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं किसका, पोस्ट कोड 16 का बात कर रहे हैं। कौन कौन सा पोस्ट का मैंने बात किया, तो यहाँ पे एक बार और आपको दिखाते हैं किस किस पोस्ट का बात किया। देखिए 16 पोस्ट, मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर है ना, 16 पोस्ट, मतलब 16 तक तो क्या होगा, एग्जाम होगा, 17, 18, 19 और 20। तो यहाँ नीचे चलते हैं डायरेक्ट, एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन है कि फॉर द पोस्ट कोड 1 से लेके कितना 16 तक, तो 16 कौन सा है, टेक्निकल ऑफिसर है, टेक्निकल ऑफिसर। तो टेक्निकल ऑफिसर है तो एक इसमें कितना है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, तो मे भी इसका क्या हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, कौन सा, टेक्निकल ऑफिसर्स का, और कितना रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क रहेगा, टोटल 200 मार्क हो गया। और आपको कितना टाइम मिलेगा, 120 मार्क मिलेगा, किसमें, टेक्निकल ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए जिसमें 2 ईयर की एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। उस पोस्ट के लिए क्या होगा, एग्जाम होगा। रेस्ट जो पोस्ट है दोस्तों 17, 18, 19 और 20, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड विल बी ऑनलाइन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। देखो क्या क्या है इसमें, आपको क्या क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज जो कि 50 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कितना मार्क रहेगा, 100 मार्क का, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, कितना, 2 मार्क्स का रहेगा ईच क्वेश्चन, लेकिन ये सब 1 मार्क का रहेगा। और कितना, इंग्लिश, तो टोटल कितना रहेगा, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और 200 नंबर का रहेगा, और टाइम कितना रहेगा, 2 घंटा, कितना रहेगा, 2 घंटा टाइम रहेगा। तो इसमें आपका जो मेरिट बनेगा, और क्वेश्चन दिया है कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे आपको क्या है कि प्रोफेशनल नॉलेज का तो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितना भी एग्जाम होता है बैंकिंग में स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, जो मेरिट बनता है दोस्तों, इस पे मेरिट बनता है। ये जो 50 क्वेश्चन है ना, इस पे बनेगा, और इसमें आपको 25 क्वेश्चन 50, और इसमें सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, इस पे मेरिट नहीं बनता है, मेरिट हमेशा किस पे बनता है, जो प्रोफेशनल नॉलेज पोस्ट है उस पे बनेगा। ठीक है, जो प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट है उस पे क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। इसमें बस आपको कट ऑफ क्लियर करना है तीनों सेक्शन में, किसमें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज में, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि अगर इसमें आप किसी एक में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, जैसे 25 में से ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहता, 25 में 5-6 ला दिए, 50 में 7-8 ला दिए, उसी तरह इंग्लिश में भी 25 में 5-6 ला दिए, बस इतना ही लाना रहता है। इसमें क्या होगा, आपका क्वालिफाई करके उसमें, उसके बाद 50 में आप जितना नंबर ला सकते हो मैक्सिमम लाओगे तो आपका
सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर दे दिया है कि 1/4 रहेगा। कितना रहेगा रॉन्ग आंसर का पेनल्टी? 1/4 रहेगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू होगा, जीडी होगा। उसके बाद दोस्तों अगर देखिए फाइनल सिलेक्शन के बारे में यहाँ बोला है कि अगर इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर्सनल इंटरव्यू कंडक्टेड, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हो जाएगा तो उसका क्या होगा? पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो उसका क्या क्या रहेगा वो यहाँ पे दे दिया है। इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड ओनली पीआई इज कंडक्टेड, तो उस केस में क्या होगा? तो ये इसलिए दिया फाइनल सिलेक्शन का क्योंकि वो मान के चलो नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन है बहुत कम रिसीव होगा, तो उस केस में क्या करेगा? इंटरव्यू ले लेगा, जीडी ले लेगा, क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम लेना संभव नहीं होगा। एग्ज़ाम तो तब लिया जाता है जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा हो। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई किया हो सेम पोस्ट के लिए, तो उसमें क्या लिया जाता है? एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ये सब कंडीशन दे दिया दोस्तों। और यहाँ पे आप ऐसा मान के चलो कि अभी का जैसा दौर चल रहा है, इतना जॉब क्राइसिस है, तो आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशन चाहे भले एक पोस्ट हो, नंबर ऑफ एप्लीकेशन मोर देन सफिशिएंट होता है, तो एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा उसको शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए। तो यहाँ पे एग्ज़ाम 100% होगा। तो आप इस तरह से इसको, जब भी आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो इस तरह से तैयारी करें कि आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही इंटरव्यू होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो उस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। तो ये प्रोसेस है दोस्तों। और इसमें जब रिटेन होगा तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पे क्लियर है, पर्सनल इंटरव्यू 50 नंबर का होगा, शैल बी कंडक्टेड टू एक्सेस द एकेडमिक एंड जॉब नॉलेज रिगार्डिंग पूछेगा। ठीक है, और कितना होगा? जो रिटेन में 1:3, हर जितना वैकेंसी है, मान के चलो 10 वैकेंसी है, तो 30 बंदे को क्या करेगा? शॉर्ट लिस्टेड करेगा। किसके लिए शॉर्ट लिस्टेड करेगा? किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक आपको पता चल गया। और एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर भी अच्छे अच्छे जगह पे है। दिल्ली एनसीआर में है, चंडीगढ़ मोहाली में है, लखनऊ में है, कोलकाता में है, पटना में भी है, भुवनेश्वर में है, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई और थाने, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो ये इतना जगह पे क्या क्या है? एग्जाम सेंटर। तो आप जहाँ भी आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है उसको आप चूज करके उसमें फॉर्म आप फिल कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है यहाँ सब दिया हुआ है। इस बात को फॉलो करके आप डायरेक्ट जा सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आप इसको ज़रूर फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ है, एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रहेगा? 850 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए कितना रहेगा? 175। ठीक है, तो क्लियर है इतना। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी दोस्तों इसमें, सैलरी का कहीं पे दिक्कत नहीं है, पर्क्स वगैरह भी अच्छा मिलता है इसमें। मैं रफली बता देता हूँ फिर भी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आपका सिलेक्शन मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए होगा तो इस बेसिक पे आपको इन हैंड लगभग 85,000 मिलेगा। ठीक है, इन हैंड सैलरी मिलेगा कटने के बाद। अगर आपका 36,000 पे सिलेक्शन होता है तो आपको लगभग मिलेगा 68,000 इन हैंड सैलरी, पर्क वगैरह सब मिला के। तो बहुत अच्छा सैलरी है आफ्टर डिडक्शन। अगर आपको इतना सैलरी मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार विजिट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।